साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बदलाव की इस बयार में इस समय हम प्रतापगढ़ के धारूपुर गांव में खड़े हुए हैं। राम दुलारे जी जो यस्काई अब हो चुके हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना यहां पर हुई थी पिछले साल। उन्हीं के बेटे हमारे साथ में हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं इलाहाबाद में। उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो मुलाकात मेरी यहाँ पर हो गई। एमएलसी चुने गए हैं इलाहाबाद और झांसी स्नातक क्षेत्र से। 24 साल के तिलिस्म को तोड़ा है यज्ञदत्त शर्मा जी के, इसीलिए डॉक्टर मान सिंह यादव जी की उस जीत की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई। कितना मुश्किल था आपके लिए ये जीत को पाना? धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर आपने अभी कहा कि 24 साल का तिलिस्म टूटा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा जी के बारे में लोग की उदंतियां कहते थे कि इस सीट को कभी नहीं कोई जीत सकता, और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने उस समस्त कार्यकर्ताओं का और वित्त विहीन शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, स्नातक बेरोजगारों का, कंप्यूटर शिक्षक, शिक्षक प्रेरक, समाज के जितने भी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से उबे थे। मैं कार्यों का नाम नहीं लूंगा, कारनामा कहूंगा। आप बताइए, जिन 1,76,000 शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्थायी करने का काम किया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4,000 शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। निश्चित तौर पर मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि 200 करोड़ रुपए दे करके वित्त विहीन शिक्षकों को एक मानदेय के रूप में जो शुरुआत की गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी उसको शून्य कर दिया। तो आप खुद ही इसका जजमेंट कर दीजिए कि जब आप समाज के हर तबके को शून्य करने के उसमें उतारू हैं, तो शायद उसी का जवाब सभी लोगों ने मिलकर दिया है। और निश्चित तौर पर यह जीत आसान नहीं थी। आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरओ टेबल जहां काउंटिंग होती वहां सबको जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे दरवाजे खोल करके अंदर आरओ टेबल पर जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, डिप्टी एसपी को उठा करके कार के बोनट पर फेंक दे रहे हैं। तब मैं मजबूर होकर के आरओ महोदय से कहा कि यह कौन सा डेमोक्रेसी और कौन सी ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, ये तो अराजकता का बिल्कुल एकदम चरम है। मैं वो की फैक्टर जानना चाहता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जीत एक संजीवनी की तरह आई। लोगों को उस समय ये थी कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे समय में आप जीते हैं और 24 साल बाद जीत नसीब हो, तो कौन से की फैक्टर आपकी नज़र में हैं जिनसे जीत आपको नसीब हुई? जैसा आपने कहा कि पढ़ा लिखा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इसमें एक तथ्य छिपा हुआ है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को रिलायंस, अडानी, अंबानी के गोद में बैठाना चाहती है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि कौन सा ऐसा विभाग है, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपके जो हमारे पुरातत्व विभाग से संरक्षित इमारतें हैं, सबका सौदा ये कर लिए हैं। आज किसानों की हालत देख लीजिए। दिल्ली में इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं और कई किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जिस अन्नदाता से हम लोग सब यहाँ बात कर रहे हैं, उस भोजन को ग्रहण करके, उस अन्न को ग्रहण करके, वह अन्नदाता मरने के लिए मजबूर हो गया है। उनके सारे किसानी के जितना उनका खाका है, सब पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए पूरा बिल पास कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि यह आंदोलन के इतिहास में अंतिम आंदोलन होगा। अगर हम सब लोग खड़े नहीं हुए तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज वह पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए उतावली है। अब पूरा अपना स्ट्रेटजी मैप बना चुकी है। तो मैं इस जीत के लिए, आप एक लाइन में नीरज जी पूछना चाहते हैं तो मैं एक लाइन में तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, समाज का हर तबका यह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में रहने के हकदार नहीं है, और शायद इसी का लाभ मिला
और सब लोगों ने इतना लाड प्यार दे करके मुझे सदन तक भेजा है और मैं प्रयास करूंगा कि जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठे। तो अब तो अच्छी बात है कि हम सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। शब्दों पर गौर करिएगा, हर तबका, ये हर तबका जो शब्द है ये राजनीति के लिए बहुत प्रेरणादायी होता है और तमाम सारे लोगों को इस हर तबके शब्द को अपनी राजनीति में निश्चित तौर पर उतारना भी चाहिए। अर्जुन प्रसाद यादव जी हैं हमारे साथ में। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे। आज क्या आयोजन था और पिताजी की स्मृति में इस तरह के आयोजन करवा करके इलाहाबाद से आए अपने गांव में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ग्राम धारूपुर, जलेसरगंज, तहसील लालगंज, झारा, प्रतापगढ़ में हमारे स्वर्गीय पिताजी जो समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित किया समय समय पर। उनकी इस पूर्ण स्मृति को मनाने के पीछे, स्मृति समारोह को मनाने के पीछे केवल और केवल मेरा ये मंतव्य था, उद्देश्य था कि उनकी जो विचार थे, उनके जो उद्गार थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, वह उनकी मृत्यु के साथ समाप्त ना हो जाएं, उसको मैं आगे बढ़ा सकूं और न केवल आगे बढ़ा सकूं बल्कि उनके विचारों को समाज में इस तरह से स्थापित कर सकूं कि जिस तरह से हमारा व्यक्तिगत परिवार जो है वो उससे लाभान्वित हुआ है, समाज के अन्य लोग भी, सारे तबके के लोग उससे लाभान्वित हुए। हमारे पिताजी जो अशिक्षित थे लेकिन शिक्षा के प्रति उनका जो जुनून था, जो शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा, उसके तहत आज हम लोग इस मुकाम पर हैं कि इस भूमि पर तमाम सारे ऐसे विद्वत लोगों को आने में लाने में सक्षम हो पाया है। इसके साथ साथ मेरे पिताजी की एक बात मुझे विशेष रूप से ध्यान आती है कि वह ये कहते थे कि हर घर में जो है न केवल पुरुष शिक्षित हो, बेटा शिक्षित हो, बल्कि बेटियां भी शिक्षित हो जो है, और जब बेटियां शिक्षित होंगी तो एक पूरा परिवार शिक्षित होगा। बेटों के शिक्षित होने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर बेटियां शिक्षित होंगी, महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा। और फिर वो बच्चों के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान माँ का होता है, क्योंकि माँ से रिश्ता वो जन्म से पहले स्थापित हो जाता है और जन्म से पहले स्थापित रिश्ते को बेटा चाह के भी नहीं भुला सकता, उससे अपने को अलग नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने पिताजी के द्वारा स्थापित मूल्यों को, मापदंडों को, शिक्षा के प्रति जागृति को जो है और समाज में कुछ बदलाव के लिए मैं निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर चाहूँगा कि सब लोगों का साथ मिले और मैं उसमें आगे बढ़ सकूँ। मतलब इस कार्यक्रम में एक छुपा हुआ संदेश भी था। वो संदेश ये था कि जब आपके माँ पिता जीवित हों, उनकी सेवा करिए, उनको जितनी जरूरत हो उसी समय पैसा लगाइए। उनके जाने के बाद मृत्यु भोज में जो आप पैसा खर्च करते हैं, उनके रहते हुए उनके जीवन के लिए इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू